सभापति जी, मैं शुक्रगुजार हूं आपका और मेरी पार्टी का कि इतने अहम इश्यू पे मुझे बोलने का मौका दिया। तनखा जी, सभापति जी अभी नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने डल लेक के वीड्स से शुरू किया अपना भाषण कि डल लेक फुल ऑफ वीड्स है, और माननीय रजनी पाटिल ने तो ये भी कहा कि पानी में बदबू आती है, मगर असलियत ये है, मैं भी कश्मीर गया था 2 महीने पहले, और मैंने अपनी फौजी सर्विस ही कश्मीर से शुरू की थी, श्रीनगर से। साथ में वीड्स ही वीड आउट नहीं हो रहे। महामहिम मनोज सिन्हा महोदय कश्मीर से करप्शन को भी वीड आउट कर रहे हैं, और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस मोदी जी की कमांड में, अमित शाह की कमांड में मिलिटेंसी को, इंसर्जेंसी को भी वीड आउट कर रहे हैं। और एक स्मेल वाले पानी की जगह हमारे नजरिए में तो 1 साल से कुछ ऐसा नजारा होगा कि ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें है रात दिन में गहरा। तो इस तरह का नजारा हमने देखा है पहले भी। हम डल लेक जब जमी उस पे 3 साल पैदल भी चले हैं, और अब वो लौट के आएगा वो जमाना। मैं सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, एमपी नहीं, मैं भुक्तभोगी भी हूं। जैसा कि मैंने बताया कि फौज को यहां पे कुछ माननीय सांसदों ने डेमोनाइज करने की कोशिश की। फौज देश का सेहरा तो है, मगर फौज देश की कंपल्शन भी है। और कंपल्शन किस तरह कि ये प्योरली पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम ट्रांस एलओसी फौज बैठ के ही कायम रखे हुए है हमारे दुश्मन देश की। क्यों कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में अमन कायम हो जाए तो लोग क्वेश्चन करने लगते हैं कि ये एक मुल्क के 2 हिस्से किस लिए किए गए, और उससे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान की अहमियत और रेलेवेंस खत्म हो जाती है। इसलिए जंग अपना स्वरूप बदल गया है, और अब वो इंसर्जेंसी का रूप लिए हुए है। ऐसे हालात में हम कितने ही कारगर हों, एनिमी नेशन का इंटरेस्ट रहेगा कि छुटपुट वारदात होती रहें। फौज का दूसरा चेहरा मैं बताऊंगा कि 2014 की फ्लड में तो मेरे खुद बच्चे तैर के डूबे हुए नागरिकों को मदद करने गए, वहां दवाइयां और राशन भिजवाया। साथ में फौज ऑफ सद्भावना के तहत रिमोट एरियाज में, यानी गुजर बकरवाल एरियाज, पहाड़ों पे जो हैं, तंगधार, करगिल, इवन गुलमर्ग, मेरे साथ गए थे मनसुख मांडविया जी घूमने। तो ये कह रहे थे जी लोग बड़े नाराज हैं। नहीं, लोग बड़े खुश हैं गुजर बकरवाल एरियाज में कि उनको रिजर्वेशन मिली, उनको हिंदुस्तान के कवानीन यानी कानूनों का पूरा लाभ मिला, और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की, प्रधानमंत्री की सारी लाभकारी योजनाएं उन तक पहुंची। तो ये ऑपरेशन सद्भावना के तहत
बर्फ में मदद करना, तिब्बी मदद यानी मेडिकल इमदाद देना, और साथ में घायलों का, बीमारों का इलाज करना फौज का दूसरा चेहरा है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, वैसे तो ह्यूमन राइट्स की बात की गई, मगर 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर बदामी बाग कैंट में वो इतना अच्छा नाम रखता है कि वहां पे एक ANE वार्ड यानी एंटी नेशनल एलिमेंट्स का भी वार्ड बनाया गया है कि वो भी जख्मी हालत में अगर पकड़े जाते हैं टेररिस्ट भी, तो उनका इलाज किया जाता है। और फौज में तो इतना बड़ा नाम है कि चाहे जवान करगिल में घायल हो जाए, वो कहता है एक दफा 92 बेस हॉस्पिटल पहुंच गया तो मैं जिंदा रह जाऊंगा। अब कश्मीर का नाम लें, कश्मीरी पंडितों का नाम लें और कश्मीर समस्या के जनक का जिक्र ना करें तो वो बेईमानी होगी। और वो जनक थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। वैसे तो उन्होंने ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ऑटोबायोग्राफी में भी हिंदुस्तान के इतिहास का जिक्र है, मगर इतना बड़ा इतिहासकार बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती कर गए। यानी कुछ ऐसे भी दौर देखे हैं इतिहास के पन्नों ने, लम्हों ने खता की तो सदियों ने सजा पाई। उनकी क्रिएट की हुई 370 धारा को मोदी जी ने कहा कि न तो हम समस्या को टालते न समस्या को पालते। बस कंक्लूड करिए प्लीज। एक मिनट सर, प्लीज कंक्लूड। और मैं 40 साल पहले बदामी बाग कैंट में ये मन में सोचता था कि अगर ये धारा 370 नहीं होती तो हम इस वादी में फौजी अपनी 30-40 साल की सर्विस में कम से कम 6 से 10 साल तक वहां रहता है। उसके बच्चे भी वहीं पैदा होते हैं, बच्चे प्लीज आपके और भी वक्ता हैं, प्लीज कंक्लूड। तो वो धारा 370 को फिनिश किया और वो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि हमारा बटन दबाना भी उसमें एक योगदान था। उप सभापति जी बहुत बहुत शुक्रिया। समय का कॉन्स्ट्रेंट है, वरना तो हमने भी बहुत कुछ बोलना था। जय हिंद।